देखो भाई, कल हमने क्या पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज इस चीज़ को फील करो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या, कहाँ यूज़ होता है, कहाँ आप देखते हो TIR को, एप्लीकेशंस ऑफ TIR। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी, ब्रिलियंस ऑफ ए डायमंड। ठीक है, डायमंड आपने देखा होगा। ठीक है, डायमंड की जो चमक है वो TIR के कारण ही है। ठीक है, आप देखना डायमंड को बड़े ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर से कुछ ऐसा 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 और ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, सो डायमंड काटने वाला जो होता है ना जौहरी, वो इसको एक खास एंगल पे काटता है। समझ में रहा है? ऐसे नहीं कि किसी भी एंगल पे काट सकता है। ठीक है, तो एक खास एंगल पे काटना पड़ता है। जब लाइट इसके अंदर एंटर करेगी तो क्या होगा? ठीक है, मान लेते हैं लाइट एंटर करेगी, ऐसे इसके अंदर एक रे ऑफ लाइट एंटर करेगी। ठीक है, आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता होना चाहिए, म्यू 2.42। ठीक है, और इसका क्रिटिकल एंगल भी पता होना चाहिए, इसलिए लिखवाया था ना कल, कितना था? ठीक है, 24.2 समथिंग इतना डिग्री था, तो 24 डिग्री मानते हैं हम इसके अप्रोक्सीमेट। तो जब एक रे ऑफ लाइट एंटर करेगी यहाँ पे, मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे गई, यहाँ ध्यान से देखो, एक रे ऑफ लाइट जब एंटर कर गई इसके अंदर, तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, ये एंगल देखो आप 24 डिग्री से तो बहुत बड़ा है। समझ में आएगा? 24 डिग्री से तो बहुत बड़ा है, तो 24 से बड़ा होते ही क्या, थोड़ा सा 24 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा ना, हाफ डिग्री, तो ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। तो देखो 24 से तो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, TIR हुआ, इधर आ गई। अब यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट बनाना। ठीक है, ये नॉर्मल, इस नॉर्मल के साथ ये एंगल आप देखो, ये भी तो बड़ा है 24 से ही, तो यहाँ पे भी क्या करेगा ये TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ अंदर। फिर यहाँ पे ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, अब फिर ये यहाँ आ जाएगी TIR करके। फिर यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो ये भी 24 से बड़ा है 24 से, तो फिर क्या हुआ TIR। अब ये यहाँ आ गई, यहाँ इसके साथ ऑब्जर्व करोगे, ये भी 24 से बड़ा दिख रहा है आपको, 45 डिग्री के लगभग दिख रहा है आपको। ठीक है, तो फिर क्या हुआ TIR। और ऐसे ये जो लाइट है ये इसके अंदर घूमती रहेगी, लाइट क्या हो जाती है, ट्रैप। समझ में आ गया? लाइट फंस जाती है डायमंड के अंदर। इसलिए आप देखो अंधेरे में कई बार डायमंड जो है ना, एक बार लाइट ऑन करने के बाद काफ़ी टाइम तक चमकता रहता है। समझ में आ गया? तो इसकी चमक का कारण क्या है, TIR। समझ में आ गया? इसको हर डायरेक्शन से ऐसे ही काटा जाता है। एंगल अप्रोक्सीमेट कितना, 120 120 120 इतना रखा जाता है। मान लो अगर 120 का एंगल ना रखा जाए, कम रखा जाए, देखो मान लो डायमंड को ऐसे काटा गया है। ठीक है, आप सोच के देखिए, डायमंड को ऐसे काट दिया। अब जब रे ऑफ लाइट एंटर कर जाएगी यहाँ अंदर, इसके अंदर रे ऑफ लाइट जब एंटर करेगी, एंटर कर गई, अब आप देखो नॉर्मल ड्रॉ करके इसके साथ, तो ये एंगल जो है ना, ये 24 नहीं बन पाता, 24 डिग्री नहीं बन पाता। 24 डिग्री नहीं बन पाता, यहाँ तो रिफ्रैक्शन होगा। एक बार देखो, जैसे ही लाइट एंटर करेगी, नॉर्मल ड्रॉ करोगे और अच्छे से देखो, थोड़ा बड़ा बनाता है इसको। मान लो ये प्रिज्म टाइप काट दिया आपने। ठीक है, प्रिज्म में आपको पता है कितने कितने के एंगल हो सकते हैं। मान लो इस तरह से काट दिया, 120 नहीं है, यहाँ तो 120 के करीब है अप्रोक्सीमेट, 120 होने से क्या होगा, मान लो अगर देखो ये आप छोटा करते हो, आप इस चीज़ को यहीं समझो, अगर इसको छोटा कर देते हो तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल नॉर्मल फिर कैसा हो जाएगा इसका, ऐसा। नॉर्मल ऐसी सरफेस होने पर नॉर्मल कैसा होगा, देखो ऐसा, खुद सोचिए, नॉर्मल ऐसा होगा तो एंगल जो ये यहाँ पे एंगल है, क्या वो 24 से बड़ा बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा, तो TIR नहीं होगा ऐसा करने से। समझ में आ गया? तो एक खास एंगल पर ही काटा जाता है। या फिर आप इसको एक डायमंड को ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर से भी 120 120 120, ठीक है, 120 120 120 है भाई हर जगह। और यहाँ से साइड से आप इसको ऑब्जर्व करोगे, यहाँ जो नीचे से इसको, ये भी 120 भाई। ठीक है, कुछ इस वे में काटा जाता है इसको। सच में फील हुआ ना, डायमंड ऐसा होता है, नहीं हुआ? ये डायमंड है, ठीक है, यहाँ पे हर एंगल अप्रोक्सीमेट कितना रखा जाता है, 120। ठीक है, 90 से बड़ा ही है। ठीक है,
तो जब लाइट ऐसे एंटर करे या ऐसे एंटर करे कहीं पर भी, चाहे इसके अंदर ऐसे गिरे ऐसे गिरे ऐसे गिरे, तो ऐसे भी ट्रैप होगी लाइट, समझ में गया, और ऐसे भी ट्रैप होगी, तो मतलब इन ऑल डायरेक्शंस वो घूमती रहेगी। समझ में ये चीज़। तो डायमंड की जो चमक है उसका कारण क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल कम हो गया। समझ में गया। तो जोहरी जो होता है ना उसको काटने का पता होता है। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायमंड की चमक देखो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एंगल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। अगर काटने वाला उसको परफेक्ट एंगल पर ना काटे तो भी TAR नहीं हो सकता। क्या म्यू ज़रूरी है, जितना ज़्यादा म्यू होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा क्रिटिकल एंगल क्या होगा, छोटा। कल पढ़ा था ना फॉर्मूला, म्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन एंगल, साइन सी। ठीक है, तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उस जोहरी को एक ग्लास दे दो, कांच स्फीयर टाइप, और उसको बोला आप काट दो भाई इसको, तो उस स्फेरिकल ग्लास को लेकर के, एक स्फेरिकल ग्लास है उसके पास, उसको वो काटता है सेम ऐसे ही, क्या वो ग्लास जो है वो चमक पाएगा डायमंड की तरह, नहीं चमक पाएगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना नहीं है। समझ में गया। और मैंने आपको कल बताया था जो ग्लास होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए उसका क्रिटिकल एंगल वाटर से थोड़ा सा ही कम है। समझ में गया, 41 डिग्री समथिंग। वाटर का क्या है 48, और इसका कितना था 41.14 ग्लास का। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैटर करता है यहाँ पे, समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैटर करता है। वैसे ही हर एक बच्चे का जो है म्यू होता है अपना, हर एक बच्चे की प्रॉपर्टी है अपना अपना म्यू, हर एक बच्चे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम तो सभी को एक जैसा ही काटते हैं, ठीक है, कोई चमक जाता है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। समझ में आ गया। तो ये है म्यू की प्रॉपर्टी। सेकंड इसकी एप्लीकेशन क्या है बेटा, सेकंड एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं, समझ में गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। अब आप कहोगे सर किस प्रकार की केबल, आपका जो प्रेजेंट है या फ्यूचर है ये यही है। अभी आपका जो नेट चल रहा है, आज जिन दिनों आप नेट चला रहे हो 4G 5G का यूज़ कर रहे हो, तो वो इसी केबल की देन है भाई। समझ में आ गया। एक्चुअल में आपने सोचा ही नहीं होगा नेट क्या है, समझ में, नेट चलता कैसे है। आप क्या सोच रहे हो सारा का सारा जो है वायरलेस है, नहीं, एक टावर दूसरे टावर से कनेक्ट है। आप देखो जितने भी टावर्स हैं इंडिया में वो सारे टावर एक दूसरे टावर से कनेक्ट हैं, और ऐसे ही नहीं दूसरी कंट्रीज से भी कनेक्ट हैं। ठीक है, समुद्रों में जाल बिछा है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का, कभी आप सोचो। तो वायरलेस नहीं है, वायरलेस सिर्फ कितना है अपना कम्युनिकेशन, यहाँ से मैं कॉल करूँ बस टावर तक, टावर के आगे जो भी कॉल जाएगी वो किसके थ्रू जाएगी, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। ठीक है, और इसमें किस स्पीड से चलते हैं अपने सिग्नल्स, लाइट की स्पीड से, और उसके कारण बड़ी आसानी से मोबाइल हमारा कनेक्ट होता है। अगर ये सोच सोच के चले अब कहाँ जाऊँ तो हो सकता है 10-20 दिन लग जाएँ एक कॉल लगने में, तब तक तो मूड बदल जाए नहीं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल क्या होती है बेटा, देखो एक बहुत बारीक बहुत पतली सी केबल होती है, बड़ा करके दिखा रहा हूँ, आप इन्हें सोचना मत कि इतनी बड़ी होती है, नहीं इतनी बड़ी नहीं होती। आपका जो हेयर है ना उसका डायमीटर देखिए आप, बाल से भी पतली केबल होती है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट इस प्रकार के एक केबल बना करके, एक केबल में हज़ारों केबल्स हैं, इसमें हज़ारों केबल्स, बाल जैसी पतली है। तो एक केबल जब ग्लास की आप बनाओगे कांच की, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, समझ में। अब आप कहोगे टूट जाएगी ऐसे तो, क्योंकि ग्लास की बनी है ना, नहीं, ये एक प्रॉपर्टी आ जाती है ग्लास के पास, उसको जितना पतला बना दोगे ना वो फ्लेक्सिबल हो जाती है थोड़ी सी, थोड़ा सा मोड़ोगे तो टूटेगी नहीं। समझ में आएगा। तो इसके ऊपर एक रैप चढ़ाते हैं। आपको पता है अगर आप TIR चाहते हो तो आपको कंडीशंस मैंने कल लिखवाई थी। पहली कंडीशन क्या है, देयर शुड बी टू सेट, ए सेट ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का क्या होना चाहिए, जोड़ा। तो ये ग्लास है, ग्लास की बना रखी है हमने, इसके ऊपर एक पॉलीथीन टाइप मटेरियल हम लपेटते हैं। क्या लपेटा है इसके ऊपर, ठीक है, आपको पता है नायलॉन
नायलॉन फाइबर हमने इसके ऊपर लपेट दिया। नायलॉन आपको पता है ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, या फिर आपके जो पॉलीथीन होते हैं, ठीक है, आप देखो वो ट्रांसपेरेंट ही होते हैं, ठीक है। तो पॉलीथीन टाइप मटेरियल हमने इसके ऊपर लपेट दिया। अब आपका दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक जोड़ा तैयार हो गया भाई, ठीक है। और मैंने आपको बताया साइज़ कितना, बहुत पतली होती है, बाल जैसी। अब इसमें क्या करते हैं, हम लाइट सिग्नल्स भेजते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये लाइट सिग्नल यहाँ छोड़ा है ऐसे, ठीक है, लाइट सिग्नल ऐसे गया, आप इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करो सरफेस के ऊपर। ये एंगल कितना दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ही कम है, 90 है ना, ये तो देखो ये 90 से थोड़ा सा ही कम है, 5 डिग्री 10 डिग्री बस। कितना है ये आई, कितना दिख रहा है आपको नॉर्मल के साथ, लगभग अप्रोक्सीमेट 80 डिग्री। तो ये तो कहीं ज़्यादा है ना, किससे, क्रिटिकल एंगल से। जो ग्लास है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 41 या 42 मान लो आप भले, तो भी तो कहीं ज़्यादा है, 80, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, TIR होगा। अब ये यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ ड्रॉ करोगे तब भी ज़्यादा है, 41-42 से। तो ऐसे 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 ये इस केबल में आपका सिग्नल चलता है, लाइट सिग्नल, समझ में आ गया। ये आपने क्यों चाहिए फिर, आपको देखो TIR में आपकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, नो लॉस इन एनर्जी, ठीक है। हमारे को सिग्नल भेजना है 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर, ठीक है, या 200 किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर चलते हैं आज के टाइम पे। तो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बात नहीं कर सकते या करते हैं, तो हमारे सिग्नल्स चलते हैं ऐसे लाइट की स्पीड से। या देखो आप यहाँ की वीडियो आप कहीं पर भी भेज सकते हो, समझ में आ रहा है, तो लाखों किलोमीटर दूर भी भेज सकते हो आप ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की हेल्प से। तो होता क्या है, जब आप इसमें लाइट सिग्नल भेजोगे, ये लाइट सिग्नल ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के चलता रहेगा ऐसे ऐसे, और इसमें आपकी एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। मान लो 1% 2% एनर्जी का लॉस हुआ भी, तो 20 30 50 किलोमीटर पे हम क्या लगा देते हैं, एम्पलीफायर्स, ठीक है, वो हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे एम्पलीफायर क्या होता है। तो एम्पलीफायर्स लगा देते हैं, जिसके कारण इसका जो एनर्जी का जो लॉस है वो क्या हो गया है, कंप्लीट। एनर्जी का लॉस पूरा करने के लिए एम्पलीफायर्स लगे होंगे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, 20 50 किलोमीटर पे, वो इसको एम्पलीफाई करते रहेंगे और इस सिग्नल को कभी भी मरने नहीं देंगे, वो समझिए आप, चीज़ आई समझ में। तो ये सिग्नल आप ऐसे एम्पलीफायर्स लगा करके जितना चाहो सेवरल किलोमीटर्स तक आप भेज सकते हो, समझ में आ गया। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल ऐसे काम करती है। आपको जो नेट चलता है, मैंने बताया समुद्रों में जाल बिछा है अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का, ठीक है। अब इतनी मोटी मोटी केबल्स, उनमें उसमें 1000 10,000 मान लो ऐसे पतली पतली वायर्स, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी केबल्स बना करके एक बड़ी मोटी केबल बनाई जाती है, बहुत मोटी मोटी केबल्स, और वो समुद्र में ऐसे डाल दी जाती हैं, समझ में आ गया। इसके ऊपर कोई दूसरा कवर चढ़ा देंगे, ठीक है। एक बार तो ऐसे बना दी, एक बार तो ऐसे बनाना ही पड़ेगा, ग्लास के ऊपर ट्रांसपेरेंट मटेरियल चढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगी। तो ऐसे बहुत सारी इकट्ठा है, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर्स केबल इकट्ठा है, समझिए आप, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर भी रैप चढ़ा रखा है हमने, ठीक है। इसमें जो सिग्नल जा रहा है वो इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, TIR, समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारी केबल्स है ना एक साथ पतली पतली, और बहुत सारी, मैंने बताया हज़ारों केबल्स जुड़ करके, इतनी मोटी भी नहीं बनती, 1000 10,000 वायर्स जुड़ करके, उनमें देखो कितने भी सिग्नल्स आप भेज सकते हो, ठीक है। ये एक ब्रॉडबैंड है इसका, अगर ट्यूनिंग वाला याद है तो आपको, लाइट में जो ब्रॉडबैंड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, बैंडविड्थ जो है वो सबसे ज़्यादा है इसकी लाइट की, इसलिए एक ही वायर में आप कितने भी सिग्नल भेज सकते हो। जबकि आपके पास बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, एक इतनी सी मोटी केबल्स में हज़ारों वायर हैं, उनमें 1000 अलग अलग टाइप के आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज सकते हो, लाइट सिग्नल्स भेज सकते हो, समझ में आ गया। जब हम बात करते हैं किसी से तो ऐसा ही होता है, हमारा जो साउंड सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, लाइट सिग्नल में, और वो दूर तक जाता है, समझ में आ गया। बाद में रिसीवर में फिर से उसको किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, मोबाइल में फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो साउंड सिग्नल्स में, ठीक है। और एक्चुअल में कम्युनिकेशन सिस्टम में समझ में आएंगी ये चीज़ें कि कैसे एक दूसरी वेव के ऊपर हम अपनी वेव बिठा के भेजते हैं, ठीक है। मान लो आपको कॉल करनी है 50 किलोमीटर दूर, तो कैसे जाता है, मतलब तो एक कैरियर वेव होती है, अपनी जो वेव है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसको दूसरी वेव के ऊपर बिठाया जाता है, और जो ढोने वाली वेव है उसको क्या बोलते हैं हम, कैरियर वेव। और जब कैरियर वेव अपने मोबाइल में आती है तो कैरियर वेव छांट करके एक साइड कर दी जाती है और साउंड को सुन लिया जाता है, समझ में आ गया।
क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं होती, हम जो कॉल कर रहे हैं ना उसमें इतनी ताकत नहीं होती उस वेव में कि वो 50 किलोमीटर दूर जा सके, क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है। अगर आप जयपुर या जोधपुर जाना चाहते हो तो आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप पैदल चले जाओ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रेन लेनी पड़ेगी या कोई व्हीकल चाहिए कि नहीं, वो कैरियर का काम करता है कि नहीं आपके लिए। वैसे ही यहाँ पे एक कैरियर वेव होती है जो हमारे सिग्नल्स को कैरी करती है, समझ में आ गया। तो ऑप्टिकल फाइबर से इसने देखो हमारी लाइफ को कितना ईजी बनाया ऑप्टिकल फाइबर्स में। इसमें अगर आप डेटा ट्रांसफ़र करो, मान लो आप लैपटॉप से कोई भी चीज़ डालना चाहते हैं मोबाइल में मान लो, और आपने अगर ऐसी वायर लगा दी जो मेटलिक है, मेटल की वायर है, दोनों के बीच में कनेक्टर कौन है, मेटलिक वायर, ठीक है। तो उस वायर से अगर आप कोई मान लो 500 MB की कोई फिल्म है या 1 GB 10 GB 50 GB की कोई मूवी है, उसको आप डालना चाहते हो तो 1 घंटा लगा देगी, समझ में। तो इसलिए कनेक्टर को क्या करना पड़ता है, छोटा हो जाए कनेक्टर ताकि जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाए कंप्यूटर से आपका जो डेटा है, ठीक है। लेकिन अगर बीच में ऑप्टिकल फाइबर केबल लगी हुई ना तो मात्र 2 मिनट में ट्रांसफ़र कर देगी उसी फाइल को, इतना फास्ट काम करती है। आगे समझ में। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हमारा प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। नेक्स्ट जो देखेंगे इसकी एप्लीकेशन TIR की, दैट इज़ मिराज। मिराज क्या होती है, मिराजेस जो होते हैं भ्रम बोल सकते हैं हम इनको, मिथ्या भ्रम होना, ठीक है। तो मिराज जो कहाँ दिखाई देती है, ज़्यादातर डेजर्ट्स में, ठीक है। डेजर्ट्स में मिराजेस दिखती हैं। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया समझ, क्यों नहीं आएगा, जब चीज़ों को समझोगे तब आएगा। अगर आप डेजर्ट में जाओ तो आपको प्यास लगेगी, ठीक है। अब जिस चीज़ को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है भाई, जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको वही चीज़ दिखती है, समझ में आएगा। तो अगर आप डेजर्ट में फंस गए हो तो आपको पानी चाहिए, आपको पानी ही दिखता है, लेकिन जब आप पास जाके देखते हो तो पानी है ही नहीं, और वो चीज़ होना वही क्या है, मिराज, समझ में आ गया। ये भ्रम होना कि पानी है लेकिन आप पास जाके देखो तो वहाँ पानी नहीं मिले, और दूर से ऐसा दिखे बड़ा समंदर भरा है पानी का डेजर्ट में, लेकिन पास जाते हो जब उस स्थान के तो आपको वो चीज़ नहीं दिखती। तो कैसे दिखती हैं ये अपने को मिराजेस, कैसे भ्रम क्यों होता है, तो वो होता है TIR के कारण, समझ में। तो एक मिट्टी की प्रॉपर्टी है, मिट्टी की प्रॉपर्टी क्या है, वो तो रेत है, वही समझिए आप, सैंड मिलेगा आपको डेजर्ट में, तो वो तो मिट्टी से कई गुना ज़्यादा, यूँ समझिए आप। मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी की प्रॉपर्टी है ये जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, सुना आपने। तो रेत और भी ज़्यादा तेज़ है इससे, रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है बहुत जल्दी, और बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठंडा भी ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा जल्दी, इसलिए रात को ठंडक होती है डेजर्ट्स में, समझ में। और डे टाइम पे भयंकर गर्मी, एक तो ऊपर से सूरज की तपत आ रही है, ठीक है, दूसरी चीज़ वो रेत गर्म हो गया है बहुत ज़्यादा। तो डेजर्ट्स में टेम्परेचर अपने मुकाबले बहुत ज़्यादा है, समझ में आएगा। तो क्या होता है, मान लो ये डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ रेत है, सैंड। अब सैंड की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, आसपास की एयर जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, सैंड गर्म हो जाएगी ना तो आसपास की एयर ज़्यादा गर्म होगी। इसके ऊपर वाली जो एयर है और ऊपर वाली है वो थोड़ी ठंडी, ऊपर जितना जाओगे मिट्टी से, रेत से ऊपर थोड़ा फ़र्क पड़ता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किधर है बेटा, ग्राउंड पे, समझ में आ गया। उससे कम यहाँ आसपास की एयर गर्म होकर के क्या हो जाती है, एक्सपेंड। तो यहाँ कौन सा मीडियम क्रिएट हुआ है, ध्यान से सोचिए, आसपास कौन सा मीडियम क्रिएट हो गया, यहाँ रेयर मीडियम, समझ में आ गया। ऊपर की एयर ठंडी है तो यहाँ कौन सा मीडियम है, डेंसर, आ गया नहीं समझ में। और ऊपर जाओगे कौन सा मीडियम है, और भी ज़्यादा डेंस है। मैं ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे शो कर सकूँ आपको, ये रेयर और डेंसर, और ज़्यादा ऊपर जाओगे और ज़्यादा डेंसर मीडियम। एयर गर्म होकर ये क्या करती है, एक्सपेंड, रेयर और ज़्यादा रेयर। तो यहाँ आसपास की एयर, ग्राउंड के आसपास की एयर बहुत ज़्यादा रेयर है। तो मान लो यहाँ पे कोई पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप कहोगे पेड़ नहीं मिलता, मिल जाए, मान लो एक आधा कोई ऐसा होते हैं, ऐसा इंसिडेंट्स। यहाँ पे कोई ट्री है, देखा ड्राइंग। तो भाई अगर यहाँ पे ऊँट पे बैठा हुआ आदमी है और वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना, ऊँट पे बैठे आदमी ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो ऊँट पे बैठे हुए इस पर्सन को वो ऑब्जेक्ट दिखता है, यानी कि ये एक ट्री दिखता है।
तो ट्री दिखने के लिए मैंने बताया आपको कई बार, इमेजेस कैसे बनती हैं हमारी आइज़ में, दो रेज आती हैं ऑब्जेक्ट से दो रेज आएंगी हमारी आँख में जाएंगी, हमारी आँख उसको बैक ट्रेस करे या कैसे भी वो इमेज बनाएगी, फिर समझ में आ गया। तो ये जो पर्सन ऊँट के ऊपर बैठा हुआ है एक रे जो ट्री से सीधी आई डायरेक्ट, पेड़ से जो एक रे सीधी इसकी आंख में आई, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई रिफ्लेक्शन नहीं। और एक रे जो यहाँ से देखो आप, यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ये ऐसे मुड़ती चली जाएगी, ऐसे मुड़ती चली जाएगी। क्यों? हर जगह आप देखोगे क्या होगा, TIR, क्योंकि ये किधर आ रही है, डेंसर टू रेयरर, किधर आ रही है, डेंसर टू रेयरर। यहाँ मुड़ गई, फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे, फिर और मुड़ गई, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे और मुड़ गई, और एक जगह आकर के यहाँ तो रिफ्रैक्शन हो रहा है भाई। देखा आप इस चीज़ को, किधर जा रही है, किधर जा रही है, डेंसर टू रेयरर, तो किधर मुड़ेगी ये, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी। एक टाइम ऐसा आता है यहाँ आकर के इसका जो एंगल आई है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने के कारण ये क्या हुआ, यहाँ पे TIR होके ये इसकी आँख में गई। अब इसकी आइज़ वर्चुअली बैक ट्रेस करती हैं और यहाँ इमेज बनाती हैं, यानी कि ये जो पेड़ है ना ये नीचे दिखता है ऐसा उल्टा, यहाँ दिखता है। समझ में आ गया? ऐसा कब होता है, जब आपने देखा हो कभी, आप किसी जोड़ के किनारे गए हो और आपको पेड़ की परछाई पानी में दिखती है, शैडो बनती है कि नहीं? ऐसा तो तभी होता है ना जब आसपास क्या हो, पानी। समझ में आ गया? और इस आदमी को लगता है अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन जैसे ही पास जाएगा ये TIR ख़त्म। TIR अगर TIR नहीं होगा तो ये इमेज यहाँ थोड़ी ना दिखेगी इसको, बस जैसे पास जाके ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, ये गायब, ये इमेज गायब, सैंड ही सैंड हर जगह, रेत ही रेत उसको दिखाई देगा। तो ये मिराजेस बोलते हैं जो बनती हैं डेजर्ट्स में, जिसको क्या बोलते हैं, भ्रम होना। समझ में आ गया? ठीक है। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है TIR की, दैट इज़ रेनबो। ठीक है, रेनबो आपने देखा होगा, रेनबो देखा होगा ना। रेनबो के बनने के पीछे कारण क्या होता है, यही TIR ही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक बार समझा देता हूँ इसको, रेनबो को भी, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। देखो रेनबो में क्या होता है, रेनबो आपको 7 कलर्स का दिखता है, ठीक है। और रेनबो 2 टाइप के होते हैं, आपको पता है इस चीज़ का? रेनबो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? देखा, इंटेलिजेंट बच्चों को इसलिए रखता हूँ मैं क्लास में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। कितने इंटेलिजेंट, सच में, सच में आज मेरे को, आई एम प्राउड ऑफ मी सो मच। देखो रेनबो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी। इसमें फ़र्क किस चीज़ का है? ये कह रही है कि ये तो एक बार दिखता है साल में, ये हर रोज़ दिखता है। तेरी बुआ का लड़का हर रोज़ दिखेगा, हर रोज़ दिखता है। तो प्राइमरी रेनबो क्या होता है बेटा? प्राइमरी रेनबो आप याद रख लेना, जैसे आप प्रिज्म में एक वाइट लाइट डालते हो, ठीक है, प्रिज्म में वाइट लाइट डाली आपने, तो यहाँ पे डिस्पर्जन चालू हो जाता है। देख लो इधर, डिस्पर्जन चालू होता है। डिस्पर्जन में क्या होता है, यहीं से रिफ्रैक्शन भी चालू और डिस्पर्जन भी चालू। समझ में आ गया? तो यहाँ से 7 अलग अलग कलर्स में ये बटना चालू हो जाती है, और जब ये बाहर निकलती है तो इधर मुड़ती है। जब आप स्क्रीन के ऊपर इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर ऊपर रेड कलर दिखता है, लाल सा धब्बा बनना दिखता है आपको यहाँ, और यहाँ कैसा धब्बा दिखता है, वॉयलेट कलर का। तो VIBGYOR ये कलर आपको दिखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, स्क्रीन जब आप लगाते हो। समझ में गया? स्क्रीन का मतलब ये नहीं कि लैपटॉप की स्क्रीन, मैंने कई बार बताया, ये बोर्ड भी एज ए स्क्रीन काम कर सकता है। समझ में गया? तो ये VIBGYOR यानी कि रेड कलर आपको ऊपर ऊपर दिखना, रेड कलर अगर रेनबो में ऊपर ऊपर है तो ये प्राइमरी रेनबो है भाई। वॉयलेट कलर नीचे नीचे और रेड कलर ऊपर ऊपर, कौन सा रेनबो हुआ? प्राइमरी रेनबो। और सेकेंडरी रेनबो मतलब इसका उल्टा, ऊपर कौन सा कलर दिखे आपको? वॉयलेट, और नीचे कौन सा कलर दिखे? रेड। दिस इज सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, अब इनके बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कौन सा कब दिखे कोई ज़रूरी नहीं, कभी भी देख सकते हो, लेकिन किस चीज़ का फ़र्क होता है? एंगल का। इसके लिए रेनबो के लिए और कंडीशंस भी आपको पता हैं।
10th क्लास में अगर आपने पढ़ी हो तो रेनबो के फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है, अगर आपको रेनबो उधर दिख रहा है ना तो आपका जो लाइट का सोर्स होगा वो आप जस्ट आपके बैक साइड होगा, समझ में आ गया, तो आपको रेनबो दिखेगा। अगर आपकी आइज़ में 42 डिग्री का एंगल बन रहा है ना एग्जैक्ट, तो ही रेनबो दिखेगा, समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है 42 डिग्री का, हॉरिजॉन्टल के साथ आपकी आइज़ जो है ना ये रेनबो को देख रहे हैं उस टाइम पे कितना एंगल बना रही है 42 डिग्री, तो ही आपको दिखेगा। और 42 डिग्री वाले दिन अगर किसी दिन 42 डिग्री का एंगल बन रहा है उसी दिन आपको कौन सा दिखेगा रेनबो, प्राइमरी रेनबो, समझ में आ गया। और एंगल अगर 52 या 53 डिग्री है ना तो कौन सा रेनबो दिखेगा बेटा, सेकेंडरी रेनबो, समझ में आ गया। तो ये रेनबो की फॉर्मेशन के लिए इसका हाथ होता है TIR का ही, तो रेनबो जो है ना वो TIR की ही एप्लीकेशन है, समझ में आ गया। कैसे बनता है देखो आप, और रेनबो कभी भी है ना हाफ ऐसा नहीं बनता है, आप ऐसा देखते हो ना ऐसा इतना नहीं बनता है, रेनबो तो कंप्लीट सर्कल में बनता है। फिर आप कभी सिर्फ इतना ही क्यों दिखता है, सिर्फ इतना सही, उसका रीज़न है मैंने बताया ना अभी भी। ये अर्थ है, अर्थ पे खड़े हो आप देख रहे हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है 42 डिग्री आपकी आइज़ में, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है इसको देखते हुए 42 डिग्री। लेकिन जैसे आप इससे नीचे जाओगे तो ये एंगल बिगड़ गया भाई, 42 से घट जाएगा। लेकिन इतना इतना आप ऐसे ऐसे करके बोथ साइड, जब तक ये 42 का एंगल बनेगा ना जहाँ तक, उससे नीचे जाओगे फिर नहीं बनेगा 42। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जहाँ तक, क्योंकि अपनी अर्थ क्या है राउंड, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर भी क्या हो जाता है राउंड, समझ में बेंड होता है उसी के हिसाब से। तो अगर आप अपनी आइज़ को ऐसे ऐसे घुमाओगे ना राउंड सी फॉर्म में, तो वहाँ तक जहाँ तक 42 डिग्री का एंगल रहेगा आपको ऐसा दिखेगा, नीचे का क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि एंगल बिगड़ जाता है, समझ में आ गया। अब TIR देखो कैसे होगा, इसमें TIR किस टाइम पे ही होगा, जब बारिश हो चुकी हो उस टाइम पहले या हो रही हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ड्रॉप्स होती हैं स्फेरिकल ड्रॉप्स वो क्या करती हैं, वो डिस्पर्जन करती हैं, ठीक है। डिस्पर्जन होगा उसमें क्या होता है TIR, ठीक। देखो एक ड्रॉप के अंदर क्या हो रहा है, जब सनलाइट एंटर करती है, मान लो ऊपर से एंटर कर सकती है, बिल्कुल ऊपर से भी एंटर कर सकती है, नीचे से भी एंटर कर सकती है ड्रॉप के अंदर। ये चीज़ हमारे को न्यूटन ने ही बताई थी शुरू में, कि जो रेनबो आपको दिखता है ना बारिश के टाइम पे, रेनबो देखो, रेन मतलब बारिश और बो मतलब धनुष, तो बारिश का देवता उसके नाम पे इंद्र धनुष हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिखता ही तब है जब बारिश हो चुकी हो कुछ टाइम पहले या हो रही हो, तो जो ड्रॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिस्पर्जन करती हैं। तो मैंने बोला आपको न्यूटन ने पहली बार बताया था कि जो रेनबो आपको दिखता है ना बारिश के टाइम पे, वही रेनबो हम लैब में भी बना सकते हैं बाय यूजिंग ए प्रिज्म, ठीक है। तो ये प्रिज्म का काम करती है यहाँ पे स्फेरिकल ड्रॉप। तो देखो आप जैसे ये एंटर करेगी रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं, ये इसका सेंटर ड्रॉप का, नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूँ तो सेंटर पे लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसा, यही तो नॉर्मल होगा। अब किधर मुड़ेगी, टुवार्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, बताइए जल्दी। इधर मुड़ेगी टुवार्ड्स नॉर्मल, समझ में आ गया, टुवार्ड्स नॉर्मल। और जैसे ही एंटर करी रिफ्रैक्शन भी हुआ, और क्या चालू हुआ, डिस्पर्जन, मैंने आपको बताया हुआ है डिस्पर्जन, समझ में आ गया। कौन सा एंगल आपको बड़ा दिख रहा है, यहाँ से मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, कौन सा एंगल आपको बड़ा दिख रहा है इनमें से, देखो ऊपर वाला ये ना, ये वाली रेड है और ये वाली वॉयलेट है, ध्यान से देख लो। ऊपर वाला कौन सा है, रेड कलर, क्योंकि डिस्पर्जन चालू हो गया। और ये वाला नीचे वाला कौन सा कलर है, वॉयलेट, समझ में आ गया। अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करो यहाँ, कौन सा एंगल आपको बड़ा दिख रहा है, आपको आर बड़ा दिखेगा, वी छोटा है, ध्यान से देख लो। आर का एंगल बड़ा है और वी का एंगल क्या है, छोटा, नॉर्मल के साथ। तो यहाँ पर TIR होगा, क्योंकि यहाँ जो एंगल है ना 48 डिग्री से ऊपर है, 48 डिग्री से ऊपर एयर और वाटर का जोड़ आपको पता है, और वाटर के केस में क्रिटिकल एंगल कितना है 48.75। तो 48 डिग्री से अगर ऊपर है तो क्या होगा, TIR। तो यहाँ TIR होता है, और ये वाले रे इधर दिखती है, ध्यान से देखो, एंगल नहीं बिगड़ना चाहिए आपका। ये वाली रे इधर, ऊपर वाली रे बताओ इधर आएगी या इधर आएगी, ऊपर वाली जो रे है ना रेड वाली, वो इधर आएगी भाई या इधर आएगी, जस्ट इधर, बताइए मेरे को, इधर आएगी, ऐसा बोल रहे हो। अगर ऐसा बोल रहे हो तो इसका मतलब ये आपका आई बड़ा और आर क्या हो जाएगा, छोटा। लेकिन नहीं, रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर ये इक्वल होंगे, ये कंडीशन तो फुलफिल करनी ही होगी।
आई आर के क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए रेड कलर देखो इधर आ गया और वॉयलेट कलर इधर, समझ में आ गया। अब ये एंगल बड़ा है, ध्यान से देखो, ये एंगल छोटा है। अब जैसे ही बाहर निकलेंगी क्या होगा, रिफ्रैक्शन। बाहर निकलेंगे, आदमी इनको देख रहा है ग्राउंड पे खड़े होकर के यहाँ, ठीक है, ग्राउंड है। अब रिफ्रैक्शन के लिए आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ठीक है, इसका ये नॉर्मल, ठीक है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इसमें बस देखते जाओ। अब ये किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल पॉइंट होगी इधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इस पर्सन की आइज़ में जाएगी, यहाँ जो पर्सन आदमी खड़ा दिख रहा है। ये एंगल कितना बनेगा, 40 डिग्री, ध्यान से देख लो अभी, ठीक है। अब ये भी बैंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये इधर आ गई, तो ये एंगल कितना बनेगा उस आदमी की आंखों में, 42 डिग्री। हमारी आइज़ वर्चुअली बैक ट्रेस करके देखते हैं इन दोनों रेज को। ये किसकी है, कौन सी वाली है, रेड, ये कौन सी वाली है, वॉयलेट, समझ में आ गया। हमारी आइज़ में गई, आइज़ वर्चुअली बैक ट्रेस करके देखते हैं और इमेज बनाते हैं यहाँ ये जो रे है ये बैक ट्रेस करोगे आप तो ये किधर बनेगी, ये इधर आ गई, समझ में आ गया। क्योंकि ये एंगल छोटा है, तो ये एंगल छोटा है तो ये इधर जाएगी, बन गई। जो एंगल बड़ा है वो किधर बनेगी, ऊपर। जो एंगल बड़ा है ये बनेगी ऐसे यहाँ, तो ऊपर रेड कलर दिखता है और नीचे क्या दिखता है अपने को, वॉयलेट कलर रेनबो में, समझ में आ गया। और जस्ट कितना अंतर रहता है, 2 डिग्री। रेड से वॉयलेट के बीच में कितना अंतर रहता है, सिर्फ 2 डिग्री का, ठीक है। और इस तरह से आपको प्राइमरी रेनबो दिखता है। अगर एक बार TIR होता ना, सिर्फ देखो कि TIR कितनी बार हुआ है, सिर्फ एक बार, यहाँ रिफ्रैक्शन कितनी बार, 2 बार, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। अगर एक बार TIR होता है तो आपको प्राइमरी रेनबो दिखेगा। अगर 2 बार TIR होगा ना, 2 बार इस ड्रॉप के अंदर नीचे से एंटर करे, नीचे से एक बार यहाँ TIR हो, एक बार यहाँ TIR हो, अगर 2 बार TIR होगा तो आपको कौन सा रेनबो दिखेगा, सेकेंडरी। क्योंकि एक बार TIR में ये पलट गया है, एक बार TIR में तो R ऊपर है, नीचे क्या है, V, और जब 2 बार TIR होगा तो ये पलट जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा, वॉयलेट, और नीचे क्या आ जाएगा, रेड। उस टाइम पे लाइट रेज नीचे से एंटर करती हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। एक बार यहाँ TIR होगा, फिर एक बार यहाँ जाके TIR होगा ऊपर, और फिर यहाँ आएंगे ग्राउंड की तरफ, इसमें एक ही बार TIR होगा। तो दिस इज़ द प्राइमरी रेनबो, और 2 बार TIR होगा तो सेकेंडरी रेनबो। आगे समझ में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कोड सरफेसेस कल।